नमस्कार, ये है आवाज एट 9 यानी दिन भर की खबरों का निचोड़ और दिन की सबसे बड़ी खबरें आपके लिए एक साथ। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। बिना आधार कार्ड वाले भी अब भर पाएंगे आईटी रिटर्न। आधार से पैन को जोड़ने वाले आदेश पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। जीएसटी के बाद दवाएं होंगी महंगी। रेगुलेटर एनपीपीए ने कंपनियों को दाम बढ़ाने के लिए दी मंजूरी। जीएसटी की मार से बचाने के लिए सरकार देगी एक्सपोर्टरों को बड़ी राहत। मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो, एग्री सेक्टर को ब्याज दर वापसी स्कीम में बढ़ सकती है सब्सिडी। एसबीआई ने 75 लाख से ऊपर के कर्ज को किया सस्ता। 15 जून से लागू होंगी नई दरें। अभी भी किसान आंदोलन की आग में जल रहा है मध्य प्रदेश। आज भी जारी रहे हिंसक प्रदर्शन। किसानों को मनाने के लिए शिवराज कल से बैठेंगे उपवास पर। एससीओ सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा, आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा। चीन को भी नसीहत। कनेक्टिविटी के साथ साथ एक दूसरे की सीमा के सम्मान पर भी हो जोर। ब्रिटेन में त्रिशंकु संसद, सबसे बड़ी पार्टी कंजर्वेटिव्स भी बहुमत से 10 सीटें दूर, लेकिन टेरेसा मे बनाएंगी गठबंधन की सरकार। रिलायंस जियो को कंपटीशन कमीशन से मिली क्लीन चिट। प्रतिस्पर्धा के नियम तोड़ने के लिए एयरटेल की अर्जी खारिज। शुरुआत दिन की बड़ी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने इनकम टैक्स रिटर्न और पैन कार्ड के लिए आधार नंबर को जरूरी करने का सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि संविधान पीठ की तरफ से इस मामले पर कोई फैसला होने तक आदेश पर रोक जारी रहेगी। हालांकि जिनके पास आधार कार्ड है उन्हें आईटी रिटर्न के लिए उसे पैन से जोड़ना होगा। संविधान पीठ इस वक्त आधार के साथ जुड़ी प्राइवेसी के जो मसले हैं उन पर सुनवाई कर रही है। 4 मई को इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं सुनवाई के लिए दायर की गई थी। इनमें से आईटी एक्ट के सेक्शन 139AA को चुनौती दी गई थी। यह एक्ट 2017 के बजट में लाया गया था। इस एक्ट के मुताबिक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड जरूरी है। इसी तरह पैन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार को जरूरी किया गया। यह कानून इसी साल 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है तब तक जब तक कि संविधान पीठ आधार की प्राइवेसी से या निजता से जुड़े फैसले को नहीं दे देती है। जिन लोगों के पास आधार कार्ड है उनके लिए अनिवार्य रहेगा। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है किसी कारणवश भी, उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा और उनके जो भी पैन कार्ड के ट्रांजैक्शन हैं वो वैध माने जाएंगे, वो अवैध नहीं हो जाएंगे। ये सरकार, ये कोर्ट की आज बड़ी स्पष्ट निर्णय कोर्ट का आज आया है। इधर फैसले के बाद सरकार ने सफाई दी है कि सरकार का जोर डेटा सुरक्षा पर है। That since a larger challenge is pending before a bench of 5 judges on the so-called right of privacy, the current mandate that it should be made mandatory even for those who don't have an Aadhaar, that part should not be enforced because this issue is pending on a larger issue. So these are the real gist of the judgment which I have. और बात करेंगे बुलेटिन में जीएसटी की। आपका इलाज होने वाला है महंगा, क्योंकि जीएसटी लागू होते ही जरूरी दवाओं की कीमत 3% तक बढ़ जाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव से। प्रतीक, क्या खबर है, क्यों बढ़ने जा रही है जीएसटी के बाद दवाओं की कीमत? दवा निर्माता कंपनियों की ये मांग एनपीपीए ने मांग ली है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो टैक्स की दरें हैं वो फिर से निर्धारित हो जाएंगी और उसी के मुताबिक उन्हें प्राइस में चेंज करने की इजाजत दी जाए। अभी फिलहाल जो नियम है उसके मुताबिक ये है कि एनपीपीए एक सीलिंग प्राइस तय करता है तमाम दवाओं के लिए और उन दवाओं से अधिक कोई भी कंपनी दाम वसूल नहीं सकती है। लेकिन ये जो सीलिंग प्राइस होती है इसमें एक्साइज ड्यूटी का जो कंपोनेंट है वो जुड़ा हुआ होता है। अब एनपीपीए ने एक रिवाइज्ड सीलिंग प्राइस जारी की है जिसमें से एक्साइज ड्यूटी को हटा लिया गया है। अब जो
रिवाइज सीलिंग प्राइस है उसमें सीधे जीएसटी की जो टैक्स दर है वो जोड़ दी जाएगी, जो फिलहाल अधिकतर दवाओं के लिए 12% रखी गई है। लेकिन जो जीएसटी लागू होने से पहले यानी कि 30 जून से पहले जो दवाओं की कीमत रहेगी वो करीब 9% का उस पर टैक्स लगता है, लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद ये 12% हो जाएगी, यानी कि करीब 3% का इजाफा हो जाएगा। और जाहिर सी बात है कि इसका नुकसान जो आम कंज्यूमर है उसको हो सकता है, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जीएसटी लागू होने के बाद जो दवा कंपनियां हैं उसका फायदा आम आदमियों को पहुंचाएं, जो इनपुट क्रेडिट उन्हें जीएसटी लागू होने के बाद मिलेगा। यह बात हुई शेड्यूल 1 में जो ड्रग्स आती हैं, यानी कि जिनकी कीमतें एनपीपीए निर्धारित करता है। इसके अलावा एक बड़ा चंक है जिनकी कीमतों को निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन उन दवाओं की कीमत निर्धारित करने में सिर्फ ये पहलू होता है कि 10% का एनुअल इंक्रीज किया जा सकता है जो दवा की कीमतें हैं उनमें। एनपीपीए ने इसमें जो फार्मा कंपनियां थी उनकी मांग को ठुकरा दिया है, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इसको 13% कर दिया जाए, क्योंकि 3% का उन्हें टैक्स लॉस होने जा रहा है। तो अब जाहिर सी बात है जो नॉन शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनकी कीमतें वही रहेंगी, लेकिन जो शेड्यूल्ड ड्रग्स हैं उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं। जी शुक्रिया ये जानकारी देने के लिए। तो दवाएं यहां पर महंगी हो सकती है जीएसटी के बाद। इधर एक्सपोर्टर्स को जीएसटी से होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को मिले एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो और एग्रो प्रोडक्ट जैसे सेक्टर को राहत मिल सकती है। पूरी खबर के लिए हम बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय से। लक्ष्मण, एक्सपोर्टर्स को किस तरह की राहत देगी सरकार? एक्सपोर्टर्स को राहत देने के अलग अलग विकल्पों पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन दो राहत जो मिलने की ज़्यादा संभावना है या फिर कहें ज़्यादा गुंजाइश दिख रही है, उनमें से एक है ब्याज दर वापसी की स्कीम के तहत ज़्यादा राहत दिया जाना। अभी क्या होता है कि एक्सपोर्टर्स जो भी कर्ज लेते हैं उसके ऊपर जो ब्याज चुकाते हैं उसका 3% हिस्सा सरकार उन्हें वापस कर देती है। अब सरकार इस 3% की सीमा को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि एक्सपोर्टर्स चाहते हैं कि 3% की बजाय 5% ब्याज वापस किया जाए, ताकि उनका जो कर्ज है वो ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता हो सके। दूसरी जो राहत की गुंजाइश है वो खासतौर से ये है कि MEIS स्कीम एक होती है, जिसके तहत एक्सपोर्टर्स जो भी ड्यूटी चुकाते हैं, मिसाल के तौर पर कच्चे माल के इंपोर्ट के ऊपर, तो उस ड्यूटी का एक तय हिस्सा सरकार रिफंड कर देती है। वो रिफंड 2 से 5% तक का होता है। तो उसमें भी सरकार इस रिफंड या फिर रियायत को सरकार बढ़ा सकती है, ताकि ड्यूटी का बोझ कम से कम पड़े। और इसका खास फोकस जिन सेक्टर पर रहने वाला है उनमें से एक है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रो प्रोडक्ट सेक्टर, चाहे टी एक्सपोर्ट हो, राइस एक्सपोर्ट हो या फिर दूसरे एग्रो प्रोडक्ट जो एक्सपोर्ट करते हैं उनको, ऑटो सेक्टर, ऐसे सेक्टर को इसमें राहत मिलेगी। और राहत के पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि जीएसटी लागू होने के बाद एक्सपोर्टर्स का अनुमान ये कहता है कि उन्हें नुकसान होगा 1.5 से 2% का। तो जीएसटी लागू होने के बाद उन्हें जो नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई की जा सके, ताकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर एक्सपोर्टर्स के लिए एक्सपोर्ट करना आसान हो और फायदेमंद हो। जी लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और बात करेंगे शेयर बाजार की, जहां कारोबारी हफ्ते का अंत बढ़त के साथ हुआ। खासकर आखिरी आधे घंटे में निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी बाजार में दिखी। बैंक शेयरों में अच्छी खरीदारी से बैंक निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। कारोबार के आखिर में आज सेंसेक्स 49 और निफ्टी में 21 पॉइंट की हल्की बढ़त दिखी। दिग्गज कंपनियों की बात करें तो मारुति, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स में आज अच्छी खरीदारी आई। इसके अलावा निजी बैंकों में भी अच्छी तेजी रही। हालांकि टेक महिंद्रा, विप्रो, हेक्सावेयर जैसे शेयर्स में आज गिरावट देखने को मिली। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने बड़ी राशि के होम लोन को भी सस्ता कर दिया है। बैंक ने ऐलान किया है कि अब 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर ब्याज दरें 0.10% घट जाएंगी। इस कटौती के बाद बैंक के 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर न्यूनतम दर होगी 8.55%। एसबीआई की नई दर 15 जून से लागू होगी। पिछले 2 महीने में बैंक ने ब्याज दरों में दूसरी बार कटौती की है। इससे पहले अप्रैल में भी बैंक ने होम लोन पर ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। क्रेडिट पॉलिसी में होम लोन पर रिस्क वेटेज कम होने के बाद एसबीआई ने ब्याज दरें घटाई हैं। इस कटौती के बाद अब 75 लाख रुपए से ज्यादा के होम लोन पर एसबीआई की दरें एचडीएफसी के बराबर आ गई हैं। एचडीएफसी की भी दर 8.55% पर ही है, जहां तक 75 लाख रुपए के होम लोन की बात है। हालांकि देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक का ये लोन अभी भी इन दोनों खिलाड़ियों से महंगा है। 75 लाख रुपए से ज्यादा का होम लोन आईसीआईसीआई बैंक पर 8.70% पर मिल रहा है। बहुमत से 8 सीट दूर रह गई ब्रिटिश प्रधानमंत्री टेरेसा मे डेमोक्रेट यूनियनिस्ट की मदद से एक बार फिर से सरकार बनाएंगी। बर्मिंघम पैलेस से निकलने के बाद उन्होंने इस बात की घोषणा की है। विपक्षी लेबर पार्टी ने कहा है कि असली जीत उनकी हुई है और टेरेसा को इस हार के लिए शर्मिंदा होना चाहिए। आपको बता दें कि 650 सीटों के लिए
चुनाव में टेरेसा की कंजर्वेटिव पार्टी को 318 सीटें मिली, जबकि बहुमत के लिए 326 सीटों की जरूरत है। मुख्य विपक्षी लेबर पार्टी को 261 सीटें मिली हैं। इसके अलावा स्कॉटिश नेशनल पार्टी को 35, लिबरल डेमोक्रेट को 12 और डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी को 10 सीटें मिली हैं। तो हमारे साथ ब्रिटेन की राजनीतिक हलचल पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं लंदन से हमारे संवाददाता संजय सूरी। संजय, टेरेसा में जो गठबंधन की सरकार बना रही हैं, क्या वो बड़ा जोखिम तो नहीं ले रही हैं? तो प्रधानमंत्री टेरेसा मे का ऐलान कि वो प्रधानमंत्री बनके टिकी रहेंगी और 5 साल तक टिकी रहेंगी, और ये तब जबकि उनके नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी ने अपनी मेजॉरिटी गंवाई। अच्छी भली मेजॉरिटी थी, 3 साल के लिए बरकरार थी, उन्होंने उसे गंवाया ये मानकर कि चुनाव बुलाएंगी तो 100-150 से उनकी मेजॉरिटी बढ़ेगी। बढ़ना तो छोड़िए, वो घट के माइनॉरिटी में आ गए और अब नॉर्दर्न आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियन पार्टी का सहारा लेकर सरकार बना रही हैं। जहां तक आंकड़ों का सवाल है, वो तो किसी तरह डीयूपी का सहारा लेकर पूरे हो ही रहे हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक तौर पर आंकड़ों से बढ़ के और बात है। पार्टी के सदस्य, पार्टी के नेता ये देखेंगे कि मेजॉरिटी गवा के टेरेसा मे ने पार्टी को अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट बना दिया है, तो क्या वो स्वीकार करेंगे कि 5 साल तक टेरेसा मे पार्टी का नेतृत्व करें? लगता नहीं है। चलिए, तो यहां पर टेरेसा में अब बनाएंगी सरकार। हालांकि बहुमत उन्होंने यहां पर खोया है, लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में किसानों को मनाने के लिए शिवराज बैठेंगे उपवास पर। यह एक और बड़ी राजनीतिक खबर इस ब्रेक के बाद। मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से 6 लोगों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने एमपी सरकार को सतर्क रहने की नसीहत दी है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने राजस्थान, यूपी और महाराष्ट्र के मिल रही किसान आंदोलन की धमकियों के बीच तीनों राज्यों से बात की है। हालांकि आज सुबह भी मध्य प्रदेश में अब भी आंदोलन की आंख सुलग रही है। किसानों ने आज सुबह भोपाल इंदौर हाईवे पर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन करते हुए एक ट्रक को आग लगा दी। उग्र किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और हवाई फायर किए। इधर मंदसौर में आज सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई। हालांकि शाम तक किसी तरह की किसी घटना की सूचना नहीं है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि शांति बहाली के लिए वो कल से भोपाल में उपवास पर बैठेंगे। उन्होंने कहा कि वो वहीं से सरकार भी चलाएंगे और किसानों से बात भी करेंगे। आंदोलन अराजक हो गया है, आंदोलन स्थगित करें, चर्चा के लिए आगे आए। जो जायज चीजें उन पर चर्चा करने में मुझे कोई परेशानी नहीं। आखिर लोकतंत्र में चर्चा से समस्या का समाधान होता है। और शांति बहाली के लिए मैं उपवास करूंगा और उपवास करते हुए वहीं से मैं सरकार चलाऊंगा। बैठकें होगी, स्थिति पर नजर रखी जाएगी, फैसले लिए जाएंगे। आंदोलन के दौरान भीड़ को उकसाने वाले वीडियो सामने आने के बाद कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि साफ हो चुका है कि किस तरह लोगों को उकसाया जा रहा है। पूरा दुनिया देख रहा है, हिंदुस्तान का हर लोग देख रहा है कि किस प्रकार से विधायक थाना जलाने के लिए, आग लगाने के लिए आह्वान कर रहे हैं लोगों का। ये वीडियो पर सारे चैनलों में आ रहा है और उसमें तो एक का नाम भी मेरे ध्यान में है, करैरा के शकुंतला खटिक विधायक का मैंने देखा है कि आग लगा दो, आग लगा दो। और मैंने पहले भी कहा था कि इसके पीछे कोई राजनीति मुझको लगता है और ये राजनीति किसान के हित में नहीं है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने सीसीआई ने रिलायंस जियो के खिलाफ एयरटेल की याचिका खारिज कर दी है। एयरटेल ने जियो पर प्रतिस्पर्धा में गलत चलन शुरू करने का आरोप लगाया था, लेकिन सीसीआई ने इस आरोप में कोई दम नहीं पाया। सीसीआई के मुताबिक एयरटेल के दावों में अंतर विरोध है। एयरटेल ने जियो की मुफ्त सेवाओं पर सवाल उठाए थे। इस आदेश का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि सीसीआई ने पहले ही देश की दिग्गज टेलीकॉम कंपनियों की जांच के आदेश दे रखे हैं। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल देश भर में 25,000 वाईफाई स्पॉट बनाएगी। इसके लिए संचार मंत्रालय के साथ बीएसएनएल का करार होगा। ये सारे वाईफाई स्पॉट छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में लगेंगे। इसमें बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन कंपनी इसका हार्डवेयर सरकारी कंपनी आईटीआई से खरीदेगी। आईटीआई वाईफाई स्पॉट इक्विपमेंट के हिस्से बनाती है। सरकार ने डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाया है। और आमिर खान की दंगल देख गदगद हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से, देखिए ब्रेक के बाद।
जनरल मोटर्स के भारत से कारोबार समेटने के ऐलान के साथ ही इसे चलाने वालों से लेकर बेचने वाले परेशान हैं। डीलर कम मुआवजे को लेकर कोर्ट जाने से लेकर बिक चुकी कारों की मरम्मत नहीं करने तक की धमकी दे रहे हैं। स्पार्क, बीट और टवेरा जनरल मोटर्स की कारें चला रहे लोगों के लिए बुरी खबर। हो सकता है आने वाले समय में जनरल मोटर्स की कारों की मरम्मत होने में दिक्कत हो। कंपनी ने निवेश का सिर्फ 10% बतौर मुआवजा देने का ऐलान किया है। डीलरों के मुताबिक अगर इसे बढ़ाया नहीं गया तो वो कोर्ट भी जा सकते हैं। हमारी मीटिंग हुई है जनरल मोटर्स से सारे डीलर्स की, तो उसमें कुछ सॉल्यूशन जनरल मोटर्स ने दिया है, लेकिन जो कि वो सॉल्यूशन जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं उसको वो मीट नहीं कर रहा है। कंपनी ने बचे हुए स्पेयर पार्ट्स भी वापस लेने से मना कर दिया है। कंपनी के देश में 100 से ज्यादा डीलर हैं और उनका कहना है कि कंपनी बंद होने से करीब 10,000 लोग बेरोजगार होंगे। डीलरों को इन लोगों को मुआवजा भी देना होगा। डीलर भारत में सरकार से भी मदद की गुहार लगा चुके हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। जनरल मोटर्स ने अपनी सफाई में डीलर्स के साथ समझौते की उम्मीद जताई है। कंपनी ने कहा कि भारत से कारोबार समेटने की प्रक्रिया में डीलर्स कंपनी के अहम साझेदार हैं। कंपनी ऑथोराइज सर्विस सेंटर बनाने के लिए सीधे डीलर्स के साथ बात कर रही है। ये डीलर्स के साथ जारी बातचीत गोपनीय है, इसलिए इसको जाहिर नहीं किया जा सकता। भारत एससीओ का सदस्य बन गया है। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी कजाकिस्तान के आस्ताना में हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि सदस्य देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लेकिन इसमें एक दूसरे की सीमा का सम्मान किया जाना चाहिए। पीएम का ये बयान इसलिए अहम है क्योंकि चीन ने वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट का ऐलान कर रखा है। इसका एक हिस्सा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। हम चाहते हैं कि कनेक्टिविटी हमारे देशों की भावी पीढ़ियों तथा समाजों के बीच सहयोग तथा विश्वास का मार्ग प्रशस्त करे। इसके लिए कनेक्टिविटी इनिशिएटिव्स अथवा परियोजनाओं की सफलता एवं स्वीकृति के लिए संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता का आदर जरूरी तथा इनकी इंक्लूसिविटी तथा सस्टेनेबिलिटी आवश्यक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी रेसलिंग पर बनी फिल्म दंगल के फैन हो गए हैं। शी जिनपिंग को न सिर्फ फिल्म पसंद आई है, बल्कि उन्होंने एक्टर्स और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी की है। इसकी तारीफ खुद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की। दंगल चीन में 5 मई को रिलीज हुई थी और देखते ही देखते इसने रिकॉर्ड कमाई कर डाली। दंगल अब चीन में 1100 करोड़ रुपए का आंकड़ा छूने वाली है और ये पहली नॉन हॉलीवुड मूवी बन गई है। इस फिल्म के बहाने मोदी और शी जिनपिंग ने अन्य कल्चरल एक्टिविटीज को बढ़ाने पर भी जोर दिया है। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।